हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। सो आज हम फर्स्ट यूनिट करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स का। बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखे हैं ये सारे कंसेप्ट। तो फाइनेंशियल मार्केट में हम फाइनेंशियल मार्केट के सारे जितने भी चीजें हैं वो पढ़ने वाले हैं, और जो जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं फाइनेंशियल मार्केट में उनको जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसी इतनी ज्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं है, नॉर्मल सा टॉपिक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अभी फर्स्ट यूनिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बन सकता है वो है व्हाट इज द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और क्या फंक्शंस हैं फाइनेंशियल सिस्टम के। तो हमें फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जानना है। तो जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है ना फाइनेंशियल मार्केट, मतलब वो बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल सिस्टम एक वाइडर टर्म है, उसके अंडर एक छोटा सा टॉपिक आ जाएगा फाइनेंशियल मार्केट। तो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं। अभी अ फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सिस्टम दैट एम्स एट एस्टैब्लिशिंग एंड प्रोवाइडिंग अ स्मूथ रेगुलर एंड एफिशिएंट एंड कॉस्ट effective linkage between the surplus and deficit entities। ऑब्वियसली जब अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम होगा, जो आपका सरप्लस वाला पैसा है वो उन जगहों पे जाके एडजस्ट हो जाएगा जो डेफिसिट वाली चीजें हैं। सो एक ऐसा स्मूथ रेगुलर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम क्या है, एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम है। अभी एक डेफिनेशन एक ऑथर की हम लर्न कर सकते हैं फाइनेंशियल सिस्टम की। रॉबिन्सन ने ये डेफिनेशन दी है कि अ फाइनेंशियल सिस्टम इज to provide a linkage between the savings and investments for the creation of new wealth and to permit portfolio adjustment in the composition of existing wealth। मतलब सेविंग्स को अपना इस वे में इन्वेस्ट करके चैनलाइज करना ताकि आप पैसे से और पैसा बना सको और आपका जो पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट है वो अच्छा हो। तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और लिंक करता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स को और सेविंग्स को, और साथ में जो सरप्लस और डेफिसिट एंटिटीज हैं उनकी लिंकेज में हेल्प करता है। आई होप आपको फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब समझ आया होगा। बाकी ये आप डायग्राम से देख सकते हो, जैसे इनडायरेक्ट फाइनेंस है, ये डायरेक्ट फाइनेंस है। तो ये लेंडर्स हैं या सेवर्स हैं, जैसे हाउस होल्ड हो गए, गवर्नमेंट हो गए, फॉरनर्स हो गए, ये सेवर्स हैं। तो इनके पास सरप्लस पैसा है ऑब्वियसली। तो ये फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू पैसा कहाँ हो जाएगा, चैनलाइज हो जाएगा। जिनको पैसा खर्च करना है या जिनको पैसा चाहिए, बोरोअर्स और स्पेंडर्स के बीच में चैनलाइज हो जाएगा जैसे जैसे उनको चाहिए। ठीक है। बोरोअर्स एंड लेंडर्स वैसे तो एट सेम टाइम दोनों भी हो सकते हैं, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। सो ये डायग्राम वैसे आप स्किप भी कर सकते हो, मतलब हल्का सा समझाने का आइडिया ये था कि पैसा चैनलाइज होना फ्रॉम द फ्रॉम बिटवीन द बोरोअर्स एंड लेंडर्स, जब पैसा चैनलाइज होता है दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम। और जो सरप्लस और डेफिसिट है उसका लिंकेज इज फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, समझ आ गया। अब फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल सिस्टम के, ये ऐसे लर्न नहीं करने, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। मेन हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ने हैं फाइनेंशियल सिस्टम के, और हमें फंक्शंस भी पढ़ के जाने हैं। वैसे ये याद करने की नीड नहीं, आप अपने आप पॉइंट्स बना लोगे जब आपको ये फाइनेंशियल टॉपिक पूरा अच्छे से समझ आ गया। ठीक है। अब आप ना ये वाले पॉइंट्स लर्न करने की मत सोचो, जस्ट ये सोचो कि हमें जनरल लैंग्वेज में बात करनी है। अगर आपका खुद का अपने पर्सनल लेवल पे सोच के देखो, अगर आपका फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा है, मतलब आपको पता है आपका पैसा कहाँ से आना है कहाँ जाना है, ये सब कुछ आपको क्लियर है, तो क्या होगा, आपका पूलिंग ऑफ फंड्स अच्छा होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगी। अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, जो भी आपकी शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी। कोई भी रिस्क फंक्शन नहीं होगा, मतलब रिस्क आप तरीके से लोगे। अब जो डिसीजंस है, अगर आपका फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा है, आपको सब चीजें क्लियर है, तो आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे। ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से बात करें तो गवर्नमेंट नीड्स अपनी सेटिस्फाई कर सकता है अगर गवर्नमेंट का फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा है। कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। अगर कोई कंपनी है वो अपनी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इस चीजों से भी मेजर कर सकती है कि उनका फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है। अगर आपको तरीके से पैसे को मेंटेन करना आता है तो ऑब्वियसली जो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स है एंड जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद फाइनेंशियल डीपनिंग होगी और फाइनेंशियल ब्रॉडनिंग होगी। तो अगर आपको फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम आ जाता है, आप अपने पर्सपेक्टिव से सोच के देखो क्या क्या चीजें पॉसिबल है। फिर आप कंट्री पर्सपेक्टिव से सोचो, उसके बाद आप इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से सोचो, सारे पर्सपेक्टिव से सोच के आपको मल्टीपल पॉइंटर्स मिल जाएंगे रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में एक तरह से आप समझ लो आपको इंपॉर्टेंस लेके आनी है फाइनेंशियल सिस्टम की, कि क्या चीजें होती है जब अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम होता है। आई होप आपको फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम क्लियर हो गया, नहीं इसको दोबारा रीड आउट कर लो।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये पक्का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये डायग्राम करने से पहले ना आपको मैं एक और डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। पहले देखो, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, फाइनेंशियल मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट, बट अभी हम टॉपिक कर रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम में मेनली आपको याद रखना है चार चीजें आएंगी। एक तो आएगा फाइनेंशियल मार्केट, एक आएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक आएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और एक आएगा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फाइनेंशियल सिस्टम में मेन चार चीजें कवर होने वाली हैं। एक तो है फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है। उसके अलावा बाकी दो चीजें भी और कवर होती हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। क्लियर हो गया इतना। फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली चार कंपोनेंट से मिलकर बना है, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर। अब हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट समझने वाले हैं। अब अगर हम सिर्फ इंडिया पर्सपेक्टिव की बात करें, जो हमारा इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है ना, उसमें बेसिकली दो तरह का फाइनेंशियल सिस्टम है। एक तो है फॉर्मल या ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम और एक है इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। सो बेसिकली जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, ये डायग्राम देखिए, घबराना नहीं, बहुत ही आसान डायग्राम है अगर हमें समझ आ जाए। ठीक है। जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो दो तरीके में डिवाइडेड है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, या बोलो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी जो फॉर्मल है ना, इसको आप फर्दर सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड करना, एक तो है रेगुलेटर्स और एक है इंटरमीडिएटरीज। रेगुलेटर्स मतलब जो रेगुलेट कर रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम को, और इंटरमीडिएटरीज मतलब जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए। तो रेगुलेटर्स में मेन आप तीन याद रख लेना, सेबी, आरबीआई और आईआरडीए। ठीक है, इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी है ये आईआरडीए। तो मेन हम फॉर्मल पढ़ रहे हैं, पहले फॉर्मल को हम दो में डिवाइड करेंगे, रेगुलेटर्स और इंटरमीडिएटरीज। रेगुलेटर्स में आ गया आरबीआई, सेबी और आईआरडीए। अब जो इंटरमीडिएटरीज है, मतलब जो बीच वाले बंदे हैं, जो ऑर्गेनाइज का पार्ट है पर है इंटरमीडिएटरीज, तो उसमें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे जो हमारे पास आएंगे। तो वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हम चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गए हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, एक हो गए नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, एक हो गए म्यूचुअल फंड्स और एक हो गए इंश्योरेंस एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो हमने फॉर्मल में पहले पढ़ा रेगुलेटर्स और इंटरमीडिएटरीज। अब इंटरमीडिएटरीज में बैंकिंग वाले भी हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग वाले भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, हाउसिंग एंड इंश्योरेंस भी हो सकता है। इतना क्लियर हो गया पहले। ठीक है। अब जो हमारे बैंकिंग है, बैंकिंग हमारा शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी हो सकता है, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी हो सकता है और कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह भी हो सकता है। तो जो शेड्यूल्ड वाले हैं उसमें हमारे आएंगे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स। इतना क्लियर हो गया। तो आपको बस इतना ही करके जाना है। अगर ये आपको बाकी लीव करना है तो आप ये बाकी छोड़ सकते हो। फॉर्मल में रेगुलेटर्स और इंटरमीडिएटरीज, इंटरमीडिएटरीज आप चार कर देना, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एंड हाउसिंग कॉर्पोरेशंस। ये चार हो गए। और जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो स्केड्यूल्ड भी हो सकते हैं, नॉन स्केड्यूल्ड भी हो सकते हैं। स्केड्यूल में आपका क्या आएगा, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक्स एंड आरआरबीज। ठीक है, बाकी आप ये लीव कर सकते हो। एक बार आपको फिर भी बता दूंगी इनकेस अगर आपको इसमें कोई डाउट हो। अब आगे, अब हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल में अब मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है इसमें चार चीजें आएंगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये याद रख लो कि फॉर्मल में आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट्स लिख के आना है। जो बाकी तीनों चीजें हैं, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज, एक बार के लिए आप इंडिया में इनफॉर्मल का पार्ट बना के आओगे ये बाकी तीनों चीजों को। उसके अलावा आपको चौथा हेडिंग बन जाएगा, अभी देखो इनफॉर्मल सेक्टर है तो कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, तो कौन कौन इसमें फंड्स देगा, तो आएगा मनी लेंडर्स, लोकल बैंकर्स, ट्रेडर्स और लैंडलॉर्ड्स। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट आ जाएगा इसमें इनफॉर्मल में। अब जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट है, जो आपके सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मार्केट, वो दो तरह की हो सकती है। वो कौन कौन सी हो सकती है, या तो हो सकती है कैपिटल मार्केट या हो सकती है मनी मार्केट। कौन कौन सी, कैपिटल मार्केट या फिर मनी मार्केट। अब जो मनी मार्केट है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है और जो कैपिटल मार्केट है दैट इज फॉर द लॉन्ग टर्म। मनी मार्केट में क्या आएगा, ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह। ये सारा हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही फाइनेंशियल मार्केट है, जिसमें हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में ही ज्यादा डिटेल में जानेंगे।
तो क्लियर हो गया। अब हम इनफॉर्मल कर रहे थे, इनफॉर्मल में हमने 4 पॉइंटर्स बनाने हैं, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, और कौन प्रोवाइड करता है, मनी लेंडर्स हो गए, लोकल बैंकर्स हो गए, ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स वगैरह। तो अभी हम इसमें से सिर्फ इसका फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट में हमने पढ़ा, फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट्स में हम स्प्लिट अप कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो हमने मनी मार्केट देखा, मनी मार्केट में आएगा ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट या तो प्राइमरी मार्केट हो सकती है या सेकेंडरी मार्केट, या आप उसके अलावा बोल सकते हो जो कैपिटल मार्केट है वो इक्विटी मार्केट हो सकती है या फिर डेट मार्केट हो सकती है। उसके अलावा जो कैपिटल मार्केट है, हमने प्राइमरी सेकेंडरी तो किया ही था ना, उसके अलावा आप बोल सकते हो प्राइमरी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट्स में भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। अभी हमें प्राइमरी मार्केट, हमारा फाइनेंशियल मार्केट भी क्लियर हो गया। अब आपकी नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या आ जाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए भी हो सकते हैं। या तो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, या फिर जो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटीज या फिर सेकेंडरी सिक्योरिटीज। इसको भी हम डिटेल में जानेंगे, ये भी छोड़ देना आप डायग्राम में। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक इसमें आ जाता है चार्ट में, फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत सारी प्रोवाइड कर सकता है, फॉर एग्जांपल डिपॉजिटरी की सर्विस, कस्टडी की सर्विस, क्रेडिट रेटिंग, फैक्टरिंग, मर्चेंट बैंकिंग, अंडर राइटिंग, हायर परचेज, पोर्टफोलियो वगैरह, मल्टीपल सर्विसेज है। अब आप बोलोगे कि इनको डिटेल में तो समझाया नहीं भाई, पूरे सब्जेक्ट में इनको ही डिटेल में पढ़ना है, तो ये डायग्राम देख के डरना नहीं, जैसे जैसे आगे चीजें क्लियर होंगी अच्छे से सारे टॉपिक समझ आ जाएंगे। इट इज जस्ट द ओवरव्यू ऑफ द होल सिलेबस। तो जस्ट हमने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में दो सेक्टर्स पढ़े, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में हम मेन रेगुलेटर्स और इंटरमीडिएटरीज के बारे में जानेंगे। इनफॉर्मल में हम फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, और बाकी उसके अलावा इनफॉर्मल में क्या आ जाएगा, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स वगैरह आ जाएंगे, उनके बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जो हमारी, वो कैपिटल और मनी मार्केट हो सकती हैं, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म हो सकते हैं, या फिर प्राइमरी या सेकेंडरी सिक्योरिटीज हो सकती हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारी जितनी भी ये सर्विसेज हैं, हायर परचेज, अंडर राइटिंग, मर्चेंट बैंकिंग, फैक्टरिंग, क्रेडिट रेटिंग, कस्टोडियल, डिपॉजिटरीज, ये सब कुछ आ जाएगा सर्विसेज में। क्लियर हो गया। आई होप यहाँ तक मैंने पूरा ट्राई किया कि सबको समझ आ जाए। अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एफिशिएंसी। तो अभी आपने फाइनेंशियल सिस्टम अच्छे से पढ़ लिया, चारों सेगमेंट्स पढ़ लिए, इंस्टीट्यूशंस, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सर्विसेज, सब कुछ पढ़ लिया। अब इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एफिशिएंसी के साथ क्या लिंक है ये जानेंगे। तो पहले तो पूरा समझा देना कि फाइनेंशियल सिस्टम ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब नेक्स्ट हमारा इसका एस्पेक्ट आ गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एफिशिएंसी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एफिशिएंसी का एक अच्छा इंडिकेटर है फाइनेंशियल सिस्टम, क्योंकि इसमें हम जितने भी पैरामीटर्स हैं जिससे हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही, कैसी मूवमेंट हो रही है, वो हम जान सकते हैं। सो एनी इंडिकेटर विच रिफ्लेक्ट्स द अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, ताकि एफिशिएंसी है या इनएफिशिएंसी है किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, वो जान पाए, वो हमें पता लग जाता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में जितना भी एग्रीगेशन है फाइनेंशियल सेक्टर का, जिसमें हर एक चीज आ गई, कितना किस सेक्टर में क्या हो रहा है, क्या इंडिविजुअली किस सेक्टर में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या इफेक्टिव चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही, वो सब पता लग जाता है। अगर हमें ये जानना है तो हम ये डॉलर, एब्सोल्यूट डॉलर टर्म्स यूज कर सकते हैं, या जीडीपी के साथ बहुत सारी रेशियोज यूज कर सकते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि किसी भी कंट्री में फाइनेंशियल ग्रोथ या प्रोस्पेरिटी है। तो बस आप यही बता देना कि अगर फाइनेंशियल सिस्टम पता होगा तो हमें पता लग जाएगा कि किसी भी इंडस्ट्री में कितनी डेवलपमेंट या एफिशिएंसी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, कहते अगर हमें बैंकिंग सेक्टर में जानना है कि एफिशिएंसी है या नहीं, तो हम देखेंगे कितनी बैंक्स हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं पर 1000 पॉपुलेशन, कितने डिपॉजिट्स हैं, कितने एसेट्स पर जीडीपी परसेंटेज है, तो हम ये सब चीजें जानेंगे, हमें बैंकिंग सेक्टर का पता लग जाएगा। अगर हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें, कितनी कंपनीज हैं, कितना प्रीमियम आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, कितना ग्रॉस लाइफ प्रीमियम आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी परसेंटेज, कितना नॉन लाइफ प्रीमियम आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। मतलब अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक होके चले तो हम उन सेक्टर का विद, अगर हम जीडीपी के साथ देखेंगे ना, हमें पता लग जाएगा कि क्या सिस्टम चल रहा है। जैसे पेंशन है, तो क्या क्या पेंशन के प्लान्स हैं, कितनी परसेंट पॉपुलेशन है जो पेंशन के अंडर कवर्ड है,
ठीक है, कितना पेंशन फंड या एसेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। मॉर्टगेज का हो गया, लीसिंग का हो गया, मनी मार्केट्स हो गई, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हो गई, कैपिटल मार्केट्स हो गई, ठीक है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए, इन सब का हमें पता लग जाएगा। अभी आपके मन में राइज हो रहा होगा कि अगर इनकेस ये क्वेश्चन आता है तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पहले तो आप ये समझा दोगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एफिशिएंसी होता क्या है, इंडिविजुअली समझा दोगे कि हमें हर एक इंडस्ट्री की एफिशिएंसी जाननी है कि कितना एफिशिएंट वो है या नहीं। उसके बाद आप हेडिंग बनाओगे, पहली हेडिंग बनाओगे बैंकिंग, सेकंड बनाओगे इंश्योरेंस, अपनी तरफ से पॉइंट्स लिख देना। बस आप लिख देना जैसे ये तो याद रह सकता है ना, बैंक डिपॉजिट विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, या ग्रॉस प्रीमियम्स विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, नंबर ऑफ बैंक्स या नंबर ऑफ प्रीमियम, नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो दो हेडिंग्स बन गई, बैंक्स, इंश्योरेंस, पेंशंस, मनी मार्केट, चार, पांचवी है कैपिटल मार्केट, सिक्स्थ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सेवेंथ मोर्टगेज एंड लीजिंग। ये बन गई, ये हेडिंग्स बना के अपनी तरफ से लिख के आ सकते हो आप। क्लियर हो गया यहाँ तक, मुझे लगता नहीं किसी को डाउट होगा। वैसे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना मत ही अटेम्प्ट करके आना, आगे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना जैसे आपको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट वगैरह के आगे। बट अगर इनकेस कुछ लिखना पड़ गया तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आ जाता है इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। अभी नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। अभी हमें देखना है कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसके क्या क्या इंडिकेटर्स हैं जिससे हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी आप फाइनेंशियल सिस्टम के चारों एस्पेक्ट समझा देना कि फाइनेंशियल सिस्टम में ये चार चार चीजें होती हैं, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब अगर हमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखना है तो हमारे पास बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स हैं। अब हमें पता है कि हमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को मेजर करना है, तो पहली बात हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि इंडिकेटर हमें बताएंगे क्या क्या, बताएंगे फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। तो इंडिकेटर हमें बताएंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम का साइज क्या है, ब्रेड्थ क्या है, कंपोजिशन क्या है, डेप्थ क्या है, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं। मतलब मेन चीजें हमें क्या पता लगेगी, क्या हमारा कंपटीशन है, क्या कंसेंट्रेशन है, क्या जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो एफिशिएंट हैं या नहीं, फाइनेंस का एक्सेस किनके पास है, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ स्कोप, कवरेज कितनी है, आउटरीच कितनी है। मतलब ये समझने वाले टॉपिक है, इसमें ये लर्न नहीं करनी चीजें, हमें हमें समझ आ गए तो हम अपने आप बना के लिखाएंगे। सो व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको जैसे इसमें अगर आपको इंडिकेटर्स आ गए, आप चार हेडिंग्स बना देना। देयर आर वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ डेप्थ, कि कितनी डेप्थ है, कितना एक्सेस है, मतलब कितने लोगों को उन चीजों का एक्सेस है, कितनी एफिशिएंसी है, कितनी स्टेबिलिटी है। तो इंडिकेटर्स में आप चार हेडिंग्स बनाया ना, बहुत है। पहली डेप्थ की बना के आ सकते हो, सेकंड एक्सेस की बना के आ सकते हो, थर्ड एफिशिएंसी की, फोर्थ स्टेबिलिटी की। अब देखो, अगर हमें जानना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी डेप्थ है, तो मेजरली जब हम डेप्थ चेक करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू, हम जीडीपी चेक करते हैं। सो जब आप जीडीपी का करोगे, स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी, प्राइवेट डेट सिक्योरिटीज टू जीडीपी, पब्लिक डेट सिक्योरिटीज टू जीडीपी, मतलब जितने भी क्रेडिट्स हैं विद द जीडीपी चेक करोगे तो उन चीजों से आपको एनालाइज हो जाएगा डेप्थ का। अब आपको एक्सेस देखना है, ये रट्टा थोड़ा मारने बैठोगे, ये सारी चीजें अपनी तरफ से आपको पता है कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या चीजें आती हैं, उनको जीडीपी के साथ लिंकअप कर दो, आपको डेप्थ पता लग जाएगी। अगर आपको एक्सेस देखना है तो आप एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पीपल देखोगे ना मेजरली। तो आप देखोगे कि कितनी ब्रांचेस हैं पर पर्सन, कितने अकाउंट्स हैं पर 1000 एडल्ट। सो इन चीजों से आपको एक्सेस का पता लग जाएगा कि कितने लोगों को एक्सेस है मेजरली। समझ आया। नेक्स्ट हमारा है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कैसे पता लगेगी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन से, प्रॉफिटेबिलिटी से, ओवरहेड कॉस्ट कम है तो उससे। तो इन चीजों से आपको एफिशिएंसी पता लगेगी, कितनी टर्नओवर रेशो है, क्या प्राइस इंपैक्ट है। तो इन चीजों से आपको एफिशिएंसी पता लगेगी, इंटरेस्ट मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरहेड कॉस्ट, इन सब चीजों से एफिशिएंसी का आइडिया लग जाएगा। अगर अब आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो आप देखोगे एसेट क्वालिटी रेशो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, जेड स्कोर, लिक्विडिटी रेशो। इन सब जैसे एसेट क्वालिटी रेशो हो गया या कैपिटल एडिक्वेसी रेशो हो गया, इनसे आपको आइडिया लगेगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितनी स्टेबल है या नहीं। सो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें चारों कंपोनेंट्स कवर होते हैं। समझ आ गया ये टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स रेशियोज। अब हमें फाइनेंशियल सेक्टर में डेवलपमेंट्स करनी है तो उसकी रेशियोज क्या होती हैं। इतनी सारी रेशियोज होती हैं, सारी याद करने बैठ गए तो भूल ही गए। तो आप मेजरली इसमें क्या करके जाओगे, मैं आपको वो बता देती हूँ।
तो जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट रेशियोज हैं, इसका मतलब क्या है? आपने क्या करना है, अपना फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा करना है, तो आपको तैयार हमेशा क्या ट्राई करना होगा कि जो आपकी कॉस्ट है उसको आप कम कर रहे हो। सो कॉस्ट मतलब जितनी भी आप कॉन्ट्रैक्ट को करने में, एक्वायर करने में, इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिंग करने में, ट्रांजेक्शन्स, उन सबको आप मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो। अब फाइनेंशियल डेवलपमेंट रेशियोज अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो आप बोल देना कि जो मेन फाइनेंशियल रेशियोज हैं वो हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक बोल देना लिक्विडिटी रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो, फाइनेंशियल लीवरेज रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो एंड डिविडेंड पॉलिसी रेशो। वैसे एंड अदर रेशो 6th कैटेगरी बना के आ सकते हो। सो मल्टीपल क्राइटेरिया है फाइनेंशियल डेवलपमेंट रेशियोज का। पहला जिससे आपको लिक्विडिटी का पता लगे, दूसरा एसेट टर्नओवर का, प्रॉफिटेबिलिटी का, फाइनेंशियल लीवरेज का। लीवरेज में मतलब मेनली डेट क्या है, डेट डेट कितना है। उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी रेशो, तो ये वाली रेशोज मेंशन कर देना। लिक्विडिटी में क्या आएगा, करंट रेशो जिसमें करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज होता है, या कैश रेशो आ सकता है, मतलब आपकी कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितनी है विद द रिस्पेक्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज। देखो ध्यान से, दोनों में नीचे क्या है, करंट लायबिलिटीज है। नेक्स्ट है एसेट टर्नओवर रेशो। तो एसेट टर्नओवर में दो टर्नओवर्स आ सकते हैं एसेट्स में, या तो आपके रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लीवरेज रेशो। इसमें आपका एक आ सकता है डेट रेशो। डेट रेशो मतलब टोटल एसेट्स अपॉन टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट्स, मतलब आपका डेट कितना है इन प्रोपोर्शन टू योर एसेट्स। या आ सकता है डेट टू इक्विटी रेशो, मतलब टोटल डेट अपॉन टोटल टोटल इक्विटी। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब आपको रिटर्न ऑन एसेट्स में कितना मिल रहा है, ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना मिल रहा है। डिविडेंड में आप डिविडेंड यील्ड भी निकाल सकते हो या डिविडेंड पे आउट रेशो भी निकाल सकते हो। जिसको ज्यादा अच्छे से लर्न हो जाता है वो सारे फॉर्मूलाज वो पॉज करके अच्छे से लर्न कर सकता है। उसके अलावा आप मेंशन कर सकती हो कि फाइनेंशियल रेशो में बहुत ज्यादा रेशोज हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर फाइनेंशियल जो निकालना है पर्सपेक्टिव वो नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है। सो हम बाकी रेशोज जो निकालते हैं ना मेनली, वो विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी निकालते हैं कि सेंट्रल बैंक के एसेट्स विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी कितने हैं, डिपॉजिट मनी ऑफ द बैंक विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी कितनी है, बाकी फाइनेंशियल सिस्टम डिपॉजिट्स या प्राइवेट सेक्टर की जो डिपॉजिट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी कितने हैं। तो थोड़ी बहुत ये रेशियोज मेंशन कराना विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं। तो जो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम है किसी भी कंट्री का, दैट इज द लाइक ब्लड ऑफ एनी कंट्री, लाइफ ब्लड ऑफ एनी कंट्री। विदाउट द गुड फाइनेंशियल सिस्टम कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकता। अभी हमारा सेकेंड यूनिट पेंडिंग है, वो हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट में, तो जो जल्दी आपको चैनल पे मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने ब्रेक कर दिया है इस यूनिट को इनटू 2 पार्ट्स।